Hello everyone. Welcome to Capstone IAS Learning, and in this special series of government schemes targeting prelims 2020, we will cover two important schemes that were seen in news recently. So let's begin our discussion. The first scheme is Transformation of Aspirational Districts Program, and this was in news because Niti Aayog has launched the baseline ranking for 115 aspirational districts. सो नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडिया एंड इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन. एंड बीइंग अ पॉलिसी थिंक टैंक, द प्राइमरी पर्पस ऑफ नीति आयोग इज टू प्रोवाइड पॉलिसी रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट. In this regard, Niti Aayog conducts various studies and various surveys and finally makes proposals to government. राइट और इसी से नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रोबस्ट करने की बात भी करता है. एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग हर मंथ एक रैंकिंग रिलीज करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की. और इस बार जनवरी 2020 में नीति आयोग ने दिसंबर 2019 की रैंकिंग को रिलीज किया, जिन कारणों से ये न्यूज में था. सो अब हम जानते हैं व्हाट आर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर दोज इन विच these areas are affected by poor socio-economic indicators. So ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही खराब हालत में हैं, उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है. बट अगर वहां पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब हैं तो उन्हें एस्पिरेशनल क्यों कहा गया? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि अगर इन जिलों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव कर दिया गया, देन वी कैन लीड टू द ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया. सो हम पूरे हिंदुस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट को इंप्रूव कर सकेंगे अगर हमने इन डिस्ट्रिक्ट्स को इंप्रूव कर दिया, इसलिए इन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है. एंड अगर हम बात करें, यहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हुई है. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द सोशल पैरामीटर्स. तो इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल पैरामीटर्स को इंक्लूड करके चलता है. सोशल पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, पोवर्टी, ये सब सोशल इंडिकेटर्स हो जाते हैं. इकोनॉमिक पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड इनकम, वो इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आ जाते हैं. तो सोशियो इकोनॉमिक दोनों के हालात को सुधारना इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का एक महत्व है. राइट, सो दीज 115 districts were identified from 28 states, at least one from each state. So हर स्टेट में से एक डिस्ट्रिक्ट तो होगा ही होगा. टोटल 115 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें से 28 राज्यों में से आइडेंटिफाई किए गए हैं. एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल द प्रोग्राम इज एंकर्ड बाय नीति आयोग, जो कि हमारा एक पॉलिसी थिंक टैंक है. एंड इन एडिशन इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज हैव एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राइव द प्रोग्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. अब अगर हम बात करें, नीति आयोग सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पे इन रैंकिंग्स को जारी करता है. तो ये सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे मैंने बात किया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हुआ, और अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब हुए. तो अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं. तो हर मिनिस्ट्रीज भी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में एक अपना योगदान देती है. इसीलिए ये इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम है, ये बात हमें पता होनी चाहिए. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू मॉनिटर द रियल टाइम प्रोग्रेस ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स. अगर हम इनके इंडिकेटर्स देखें, जिन इंडिकेटर्स पर फोकस करके इनकी रैंकिंग निकाली जाती है, वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सेकंड इज एजुकेशन, third is agriculture and water resources, fourth is financial inclusion and skill development, and last is basic infrastructure. So aspirational district program is based on 49 indicators from these 5 thematic areas. तो जो ये 5 thematic areas हैं, इनमें 49 indicators होंगे, उनके आधार पे रैंकिंग निकाली जाएगी. तो जो ये इंडिकेटर्स, जो एरियाज हैं, ये हमें जरूर याद होने चाहिए फॉर आवर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. फर्स्ट इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, देन इज एजुकेशन, थर्ड एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड फिफ्थ इज स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ये पांचों थीमेटिक एरियाज और इनके अंदर के 49 इंडिकेटर्स, जिनके बेसिस पे ये रैंक निकाली जाती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें द ब्रॉड कंटूर्स ऑफ द प्रोग्राम, फर्स्ट इज कन्वर्जेंस,
सेकंड इज कोलैबोरेशन एंड थर्ड इज कंपटीशन. सो कन्वर्जेंस की अगर हम बात करते हैं, सो दिस स्कीम टॉक्स अबाउट ब्रिंग्स टुगेदर दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. बिकॉज जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को देखें तो वो दो तरह से होता है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टीयर, इन दोनों के कन्वर्जेंस की बात करते हैं ये गवर्नमेंट. अब बात करें हम वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें आ जाएगा सेंटर लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट आ गया, देन स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट. तो ये तो पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स जो ये हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक लेवल पे मेंटेन्ड है. सो दीज वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स आर पार्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये है हमारे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट. तो वर्टिकल एज वेल एज जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, इन टीयर्स में कन्वर्जेंस होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है ये प्रोग्राम. सेकंड इज कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल, स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन तीनों का कोलैबोरेशन होगा. ये भी क्या है, वर्टिकल लेवल पे कोलैबोरेशन विच इनेबल्स इंपैक्टफुल पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी, ताकि इस पूरे के पूरे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इनमें सोशियो इकोनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको इंप्रूव किया जा सके. अगर हम बात करें कंपटीशन की, तो मैंने पहले ही स्लाइड में बोला था, नीति आयोग भारत में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दोनों को रबस्ट करने की बात करता है. सो यहां पे एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, और जो कि इन डिस्ट्रिक्ट्स की अकाउंटेबिलिटी को फोस्टर करेगा और इनके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इंपैक्ट और इंप्रूव करने की बात करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मेजरली एंकर किया जाता है किसके द्वारा, नीति आयोग. बट दिस इज इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम बिकॉज वेरियस मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व. जहां पे हम देख सकते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम आएगा, एजुकेशन होगा तो एमएचआरडी, एग्रीकल्चर होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई. सो सारी मिनिस्ट्रीज जब कन्वर्ज होंगी तभी इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को सफल बनाया जा सकेगा. नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. ये एक पेंशन स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. इंटरिम बजट 2019 में पीयूष गोयल ने इसे अनाउंस किया था, और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च भी किया. और ये लॉन्च की गई गुजरात से, राइट, गुजरात के वस्त्रल अहमदाबाद में है ये, वहां से इस स्कीम को लॉन्च किया गया. ये एक मेगा पेंशन स्कीम है. अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, तो अटल पेंशन योजना से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कंपेयर किया जा सकता है, बिकॉज दोनों स्कीम्स ऑलमोस्ट सेम है. सो लास्ट में हम इस वीडियो के इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे. पहले हम समझते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आखिर होता क्या है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज जहां पे 10 वर्कर से कम लोग काम करते हैं, एंड इज ऑन्ड बाय इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स. जहां पे 10 वर्कर से कम होंगे और ऑन की जाएगी इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स द्वारा. दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स पीपल वर्किंग इंडिपेंडेंटली, जैसे कोई वेंडर हो गया, कोई रिक्शो पुलर हो गया, एग्रीकल्चरल लेबर हो गए, कोई बीडी वर्कर्स हो गए. ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं. एंड अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंडिया लेबर मार्केट अपडेट ऑफ 2016, 82% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ये बात हमें याद रखनी है कि भारत में मेजरली जो भी लेबर काम कर रही है ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करती है, और वो हमारे जीडीपी में 50% तक का कंट्रीब्यूशन करता है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक पेंशन स्कीम लाई गई जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. अब अगर हम इस स्कीम के सेलिएंट फीचर्स देखें, तो ये स्कीम बात करती है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की, जिसमें 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स. तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे काम करेगी. हर सब्सक्राइबर जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में है, वो हर मंथ कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करेंगे, और जब उनकी एज 60 हो जाएगी, उसके बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपए का एश्योरेंस, ये एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी. तो दिमाग लगाने वाली बात यहां पे आती है कि जो व्यक्ति
जल्दी एनरोल करेगा, लेट से मैंने 18 साल की उम्र में ही एनरोल कर दिया, तो मुझे प्रीमियम का अमाउंट कम देना पड़ेगा। तो उस केस में प्रीमियम अमाउंट है 55 रुपीज पर मंथ। अगर कोई भी व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस स्कीम को अप्रोच करता है तो उसको प्रीमियम देना पड़ेगा 200 रुपए पर मंथ, क्योंकि हमने देख ही लिया कि इतने 22 साल के बीच का जो गैप है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो एश्योर्ड पेंशन है वो फिक्स है 3,000 रुपए की। यहां पे ये बात हमें याद रखनी है। जबकि अटल पेंशन योजना जो पहले आई थी उसमें 1,000 रुपीज से 5,000 रुपीज तक का पेंशन था अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम। जितना ज्यादा आप प्रीमियम भरेंगे उतना एश्योर्ड आपको पेंशन मिल जाएगी। ये अटल पेंशन योजना में था। बट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में 3,000 रुपए की फिक्स एश्योर्ड पेंशन है आफ्टर यू विल अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स। एंड इसमें प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 55 रुपीज से 200 रुपीज पर मंथ वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू जब आप इस स्कीम को अवेल करें। अब अगर हम बात करें फैमिली पेंशन की, ड्यूरिंग द रिसीट ऑफ पेंशन if the subscriber dies, the spouse of the beneficiary shall be entitled to receive 50% of the pension. Let's say 60 years के बाद ये पेंशन स्टार्ट हो गई और 65 years में जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो आगे आने वाली पेंशन है उसका 50% हिस्सा उनकी स्पाउस को हर महीने दिया जाएगा। लेट से अगर उन्हें 3,000 रुपए पर मंथ पेंशन आती थी तो अब 1,500 रुपए हर महीने उनको पेंशन दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की मौत 60 ईयर्स से पहले ही हो जाती है, मतलब कि अब पहले तो क्या था, अब उसने 18 से 40 साल की उम्र के बीच बीच में इस स्कीम को सब्सक्राइब कर लिया, बट उनकी डेथ हो गई 55 ईयर्स में, तो सरकार ये ऑप्शन देती है कि उनके जो स्पाउस है ना वो अगर चाहें तो 5 साल इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं बाय पेइंग दी प्रीमियम, और उसके बाद उन्हें क्या मिल जाएगा, इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा और ये एग्जिट भी कर सकते हैं इस स्कीम से एज पर दी प्रोविजंस ऑफ एग्जिट एंड विड्रॉल। तो दोनों ऑप्शन यहां पे इनके लिए क्या कर दिए हैं, जारी किए गए हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन हमेशा ऑटो डेबिट फैसिलिटी से किया जाएगा, मतलब उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर महीने सेविंग बैंक अकाउंट जो कि जनधन अकाउंट होगा उनसे हर महीने अपने आप काट लिए जाएंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होने चाहिए सबसे पहली बात। और यहां पे हमें अटल पेंशन योजना के साथ कंपैरिजन अगर हम करें तो अटल पेंशन योजना सभी के लिए अवेलेबल थी, राइट। ये जो स्कीम है ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए अवेलेबल है, और वो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज द सब्सक्राइबर विल बी रिक्वायर्ड टू हैव अ मोबाइल फोन, सेविंग बैंक अकाउंट एंड आधार नंबर, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट अगर नहीं होगा तब ऑटो डेबिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो हर महीने ऑटोमेटिकली पैसा नहीं कटेगा। दे शुड नॉट बी कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और ईपीएफओ की किसी स्कीम के अंडर उनका ऑलरेडी कवर नहीं होना चाहिए, एंड ही और शी शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू सब्सक्राइब दी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब अगर हम अटल पेंशन योजना और पीएम-SYM से कंपैरिजन करें तो क्या फर्क नजर हमें आता है। वैसे अगर हम क्रिटिक्स की बात माने तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इतनी बेनिफिशियल साबित नहीं होगी, बिकॉज हम खुद ही सोच सकते हैं कि आज अगर लेट से किसी की उम्र 30 साल है 2020 में, तो उन्हें पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी 30 साल के बाद यानी कि 2050 में, और 2050 में 3,000 रुपए पर महीने की अगर उन्हें पेंशन मिलती है, एश्योर्ड इनकम मिलती है, तो उसका अमाउंट क्या इंपैक्ट डालेगा ये हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम इनको इन्फ्लेशन के साथ देखें तो 3,000 रुपए की वैल्यू उस समय कुछ भी नहीं होगी, राइट। सो अटल पेंशन योजना के साथ इसका कंपैरिजन करें तो पहला कंपैरिजन ये है, अटल पेंशन योजना 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की बात करती थी। जितना ज्यादा आप पेंशन के लिए प्रीमियम अमाउंट भरेंगे उतना ज्यादा आपको बाद में पेंशन मिल जाएगी। यहां पे फिक्स एश्योर्ड पेंशन है 3,000 रुपीज की, पहला फर्क। दूसरा, नो इनकम लिमिट वाज देयर,
मतलब जैसे यहाँ पे 15,000 रुपए की इनकम लिमिट रखी हुई है ना, अटल पेंशन योजना में कोई इनकम लिमिट नहीं थी, कोई भी इस योजना को अवेल कर सकता था। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर और 15,000 रुपए से कम की इनकम वाला ही अवेल कर सकता है। थर्ड इज, अटल पेंशन योजना में ना क्वार्टरली, मंथली या हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन आप कर सकते थे। जैसे अगर आपने चूज किया कि मैं हर 3 महीने बाद अपना कंट्रीब्यूशन करूंगा इस स्कीम में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। बट इस स्कीम में हर महीने मंथली कंट्रीब्यूशन की बात है, और वो भी ऑटो डेबिट फैसिलिटी से। आप करना चाहो ना करना चाहो, आपके अकाउंट से इतना फिक्स अमाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस स्कीम में, अटल पेंशन योजना में जो पेंशन थी ना वो फैमिली को मिल जाती थी। लेट से अगर सब्सक्राइबर ए है और इनकी वाइफ है बी, तो ए का अगर डेथ हो जाता है तो बी को अकॉर्डिंग टू PM-SYM श्रम योगी मानधन योजना के अकॉर्डिंग बी को 50% पेंशन मिल जाएगी। बट अगर दोनों की डेथ हो जाती है ना, तो वो सारा का सारा पैसा सरकार का हो जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का एस्पेक्ट है। बट अटल पेंशन योजना में अगर दोनों की, स्पाउस की भी अगर डेथ हो जाती है, तो वो सारा पैसा फैमिली को दे दिया जाएगा। मतलब उसमें फैमिली पेंशन का प्रावधान था। यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पाउस को ही पैसा मिलेगा। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उस केस में पेंशन नहीं मिलेगी। वो पैसा सारा का सारा फॉरफिट करके कहां चला जाएगा? गवर्नमेंट के अकाउंट में। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। थैंक यू सो मच, and do subscribe to our channel for more videos.